जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पहली इस स्काई फेदर फिंगर वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों को जरा सा भी अट्रैक्ट नहीं कर पाई और वीआईपी सीटों पर बैठे एक भी व्यक्ति ने इस स्काई फेदर फिंगर टेक्निक्स के लिए बोली लगाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। अब उस स्काई फेदर फिंगर टेक्निक्स पर कीमत बढ़ते बढ़ते 1 लाख से 5,70,000 गोल्ड कॉइन तक बढ़ गई थी। इसके अलावा देखने से ऐसा लग रहा था इसकी कीमत और बढ़ेगी यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान नीलामी होते देख रहा था। ये बोली करीब 15 मिनट तक ऐसे ही चलती रही और फिर धीरे धीरे रुक गई और इस समय उस 1 लाख कीमत को पहले ही बहुत ज्यादा मूल्य तक बढ़ा दिया गया था, जो कि 8 लाख तक हो गई थी। अब बोलियां धीरे धीरे बंद होने की बात सुनकर सफेद बालों वाला बुढ़ा मुस्कुराया। 8 लाख, यह पहले ही इस दाव टेक्निक्स की कीमत को पार कर चुकी है। यदि यह कोई आम नीलामी होती तो यह पॉसिबल था कि यह इस कीमत तक नहीं पहुंच पाती। अब उस सफेद बालों वाले बुढ़े ने हाथ में चांदी का हथौड़ा नीलामी मंच पर धीरे से 3 बार खटखटाया, जिसके बाद उस जवान क्लास मिडिल लेवल स्काई फेदर फिंगर को आसानी से नीलाम कर दिया। अब इस शानदार पहली नीलामी के बाद नीलामी मैदान में हड़कंप सा मच गया और अब इसी तरह सफेद बालों वाले बुढ़े अन्य वस्तुओं को भी नीलाम करने के लिए आगे लाता रहा। ये सभी वस्तुएं उसकी अपेक्षा से अधिक अच्छे दामों पर बेची गईं। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एम्परर सेक्ट तब तक कमाई करेगा जब तक कि इस नीलामी के कारण उसकी तिजोरी भर ना जाए। हालांकि कि ब्लैक एम्परर सेक्ट ने इस बार जो नीलामी की थी उसने इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था। इन नीलाम की गई वस्तुओं की क्वालिटी को देखते हुए इन्हें जियान द्वारा देखी गई सबसे अच्छी वस्तुएं माना जा सकता है। बेशक इस तरह की अच्छी चीजें ज्यादातर लोगों की आंखों को पसंद आ रही थीं। जिन चीजों में जियान और बाकी एक्सपर्ट्स को इंटरेस्ट था वे अभी तक सामने नहीं आई थीं। ऐसे ही टाइम के साथ नीलामी धीरे धीरे गर्म माहौल लेने लगी और लगभग 1 घंटे के बाद नीलामी मैदान के अंदर नीलाम की गई वस्तुओं में अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुएं आने लगी। और अब नीलामी को शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे और अब नीलाम की गई कुछ वस्तुएं वीआईपी सीटों पर बैठे कुछ एक्सपर्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी थीं। अब धीरे धीरे नीलामी का माहौल गर्म होने लगता है। अब वे एक्सपर्ट्स जो ब्लैक कॉर्नर रीजन से आए थे और जब अपने दुश्मन वाले कुछ ग्रुप आपस में किसी नीलामी वाली वस्तु के लिए लड़ते तो वे निश्चित रूप से बोली बढ़ाने के लिए हर निश्चित प्रयास करते थे। अब जियान जब इन लोगों के चेहरे को देखता है तो वो अपने मन में कहता है कि तुम मूर्खों से आखिरकार उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तुम अपने दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें जीतने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम लोग गुस्से में एक छोटी सी टेक्निक्स को पाने के लिए उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ाने लग रहे हो। लेकिन मुझे क्या करना है, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो। अब जियान इतना कहकर अपने हाथ में चाय के कप को धीरे से हिलाने लगता है। अब जियान ध्यान से नीलामी को देखने लगता है और नीलामी मंच पर सफेद बालों वाले बुढ़े ने अपने हाथ में एक तेज हथियार की नीलामी की, जिसमें रैंक 5 मॉन्स्टर कोर डाला गया था। जिसके बाद उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव के साथ उन्हें बगल में एक महिला नौकर के हाथों में एक चांदी की थाली थी, जिसमें चांदी की थाली पर एक चमकीला रेड फायर जैसा स्क्रॉल था। यह दाव टेक्निक्स काफी दुर्लभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक रूलर दाव टेक्निक्स है और यह दाव टेक्निक्स कुछ हद तक इसका लेवल काफी हाई है, जो पहले ही इस मिड लेवल तक पहुंच चुकी है। यह टेक्निक्स उसके लिए अच्छी है। इसके अलावा यह अफवाह है कि इसे दोजून के पूर्वज ने पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने कुछ शताब्दियों पहले इस दाऊकी कॉन्टिनेंट पर अपना राज स्थापित किया था और इस टेक्निक्स की कीमत बहुत ज्यादा है। अब उस सफेद बालों वाले बुढ़े को इस टेक्निक्स के बारे में बोलता सुनकर जियान, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, उसकी दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई क्योंकि जियान इस टेक्निक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब सफेद बालों वाले बुढ़े ने नीलामी में सभी की ओर देखते हुए पहले चांदी की प्लेट से चमकदार लाल स्क्रॉल को उठाया और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस रूलर दाव टेक्निक्स को 6 ज्वाइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर कहा जाता है, जो एक डी क्लास मिडिल लेवल दाव टेक्निक्स है और इसका निर्माण कुछ सदियों पहले 6 ज्वाइंट झंझे ने किया था। यह रूलर टेक्निक्स एक दाव टेक्निक्स है जिसने उन्हें फेमस कर दिया था, इसलिए यह टेक्निक्स बहुत स्ट्रांग है और जब तक किसी ने इस टेक्निक्स को काफी टाइम तक प्रैक्टिस नहीं किया है तब तक इस टेक्निक्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जब उन्होंने 6 ज्वाइंट झंझे का नाम सुना तो नीलामी मैदान के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया
क्योंकि यह नाम एक दाऊजून क्लास के एक्सपर्ट्स का था। जो भी यहाँ था उन्होंने शायद ही किसी दाऊजून को देखा हो। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता इन लोगों में से किसी ने सच में किसी दाऊजून को देखा हो। लेकिन जियान की बात अलग है कि उसने मास्टर याओ लाओ को देखा था। लेकिन मास्टर याओ लाओ सोल फॉर्म में होने के कारण अभी उस लेवल पर नहीं रहे थे, इसलिए 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स में काफी लोग इंटरेस्टेड थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि क्या तुम इस टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हो, और लिटिल फेरी डॉक्टर अच्छे से जानती थी कि जियान जिस हैवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करता था वह भी कुछ इसी तरह की टेक्निक्स थी। और यह 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर काफी हाई लेवल की टेक्निक्स है। अब जियान ने जब आंखों से रेड कलर के स्क्रॉल को ध्यान से देखा था तो उसने एक स्माइल के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर हां में सिर हिलाया, क्योंकि जो टेक्निक्स अभी नीलामी में बोली के लिए आई थी वो जियान की हैवी रूलर स्वॉर्ड की ही टेक्निक्स थी, और वो पहले से ही इसका आदी था। और अब जियान अपनी टेक्निक्स को बदलना नहीं चाहता था। लेकिन फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी के अलावा उसके पास कोई ऐसी दांव टेक्निक्स नहीं थी जिसका वह यूज कर सके, और जियान ने इस तरह की टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली थी। अब जियान ने इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स के बारे में सोचता है कि अगर मैं इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स को अच्छे से और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो यह टेक्निक्स मेरी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देगी। इस रूलर दाव टेक्निक्स की कीमत नीलामी में वो सफेद बालों वाला बुढ़ा एक स्माइल के साथ 18 लाख गोल्ड कॉइन लगाता है और कहता है कि कोई भी बोली 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। जब उसने नीलामी के मैदानों पर नजर डाली जहां कुछ बातचीत शुरू हो गई थी, क्योंकि सफेद बालों वाले बुढ़े की बात सुनकर नीलामी मैदान में शांति सी छा गई थी। कुछ छोटे ग्रुप के लिए 18 लाख गोल्ड कॉइन बहुत बड़ी रकम मानी जाती है, लेकिन कुछ बड़े ग्रुप अभी भी कुछ सोच विचार में बिजी थे। तभी वहां बैठे लोग इस टेक्निक्स के लिए बोली लगाने लगे, और एक आदमी ने पहली बोली लगाई 1,098,000 गोल्ड कॉइन। और अब ऐसा सुनते ही वो सफेद बालों वाला बुढ़ा खुश हो जाता है, और ऐसे ही एक और ऐसे ही 5 मिनट से भी कम टाइम में कीमत बढ़कर 25 लाख गोल्ड कॉइन हो जाती है। और यह इस नीलामी की शुरुआत से अब तक देखी गई सबसे ऊंची बोली थी। और फिर बोली 25 लाख तक पहुंच जाती है, और कीमत इतनी बढ़ गई थी कि पूरी नीलामी में हंगामा मच जाता है, और सबकी नजरें उस मानव आकृति पर रुक जाती है जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुई थी और सामने की वीआईपी सीटों पर बैठी थी। और वह आकृति और कोई नहीं बल्कि जियान था, और जियान को इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स में काफी इंटरेस्ट था। हालांकि उसके पास बहुत अधिक सोने के सिक्के नहीं थे, लेकिन जो थे उन्हें जोड़ने के बाद अधिकतम लगभग 3 मिलियन या इसके आसपास ही थे। अब जियान अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने बोली लगाई 3 मिलियन गोल्ड कॉइन, और जैसा ही जियान ने 3 मिलियन की बोली लगाई सभी लोग जियान की ओर देखने लगे। अब मंच पर उस बुढ़े की आंखें जियान की ओर जम गईं, क्योंकि वह जानता था कि इस ब्लैक कपड़े पहने लड़के को यह फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स बहुत पसंद आई है, इसलिए इसने इस टेक्निक्स के लिए 3 मिलियन गोल्ड कॉइन लगा दिए हैं। और दोस्तों, जियान तो इस टेक्निक्स के लिए और कीमत लगा देता, लेकिन फिलहाल उसके पास इतने ही गोल्ड कॉइन थे, और जियान के पास हाई लेवल की मेडिसिन पिल भी तो थी, जिनमें से कुछ पिल इस दाव टेक्निक्स की कीमत के बराबर थी। लेकिन जियान उन पिल को इस डी क्लास की टेक्निक्स के स्क्रॉल पर वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने वह पिल बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के लिए बचा कर रखी हुई थी। इसलिए जियान के पास अगर कोई ऑप्शन ना बचा तो वो सब बाद के लिए है। अब जियान की बोली से ऊपर एक आदमी बोली लगाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो आदमी बोली लगाने के लिए आगे बढ़ा तभी उसके बगल के कुछ लोगों ने हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि दोस्तों उन्हें यह पता था कि एक रूलर दाव टेक्निक्स के स्क्रॉल के लिए एक टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट और एक दोजोंग एक्सपर्ट से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। और जो बंदा जियान के सामने बोली लगाने ही वाला था, उसने जब लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा देखा तो वह अपनी सीट पर वापस चला गया। अब सफेद बालों वाले बुढ़े ने कहा कि क्या 3 मिलियन से अधिक कीमत लगाने वाला यहां कोई है? अब उस बुढ़े ने इधर उधर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह कीमत 6 ज्वाइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के कीमत से अधिक नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर चीज क्या है। कोई भी आम बंदा चाहकर भी इनके खिलाफ किसी भी हद तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की नीलामी में उन्हें इस टेक्निक्स को भूलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं थी कि वे इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स को पाना नहीं चाहते थे, लेकिन जियान जैसे टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट और लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर्स के कारण वीआईपी सीटों पर बैठे लोग भी उससे दुश्मनी नहीं करना चाहते थे,
उन्हें तो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा पाना था। अब जैसे ही बुढ़ा बोली लगते हुए कहने लगा कि 3 मिलियन 1, 3 मिलियन 2, और जैसे ही वह 3 मिलियन 3 कहने वाला था तभी एक बंदे ने बोली लगाई 3 मिलियन 100,000 गोल्ड कॉइन। तो जियान ने अपनी आंखों से बड़ी ध्यान से उसकी ओर देखा और वह बोली लगाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि जियान का दूसरा भाई जॉली था। अब जॉली को ऐसा करते देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया दोनों बहुत हैरान थी और वे दोनों हंसने लगी, क्योंकि ये दोनों भाई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे और जॉली अच्छे से जानता था कि ये टेक्निक्स मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन उसे अपने तीसरे भाई के लिए इस टेक्निक्स को लेना था, क्योंकि वह जानता था कि उसका तीसरा भाई इस तरह की टेक्निक्स का यूज करता है। यदि यह डाउ टेक्निक्स उसके हाथों में आ गई तो उससे उसके छोटे भाई की पावर्स निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी, और ऐसा ही सोचकर उसने ये बोली लगाई थी। अब जॉली के पास बैठा फर्स्ट एल्डर सुकियान भी जानता था कि जॉली इस टेक्निक्स को जियान के लिए लेना चाहता है। हालांकि जॉली ने बोली लगाकर उस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट और उस दोजोंग को नाराज कर दिया है, और माना कि फर्स्ट एल्डर सुकियान को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी जॉली को रोका नहीं, क्योंकि फर्स्ट एल्डर सुकियान जानते थे कि जॉली हमेशा जियान के बारे में सोचता रहता था, और आज जॉली जियान की पावर्स को बढ़ाने के लिए ऐसा मौका आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब जियान ने कुछ टाइम के लिए सोचा कि चाहे बोली मैं लगाऊं या मेरा दूसरा भाई जॉली बोली लगाए, बात तो एक ही है ना, और वैसे भी जॉलिटी टेक्निक्स मेरे लिए ही खरीद रहा है। और ऐसा सोचकर जियान आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वीआईपी सीटों पर बैठे कई लोगों के चेहरे उस समय हैरानी से चौंक गए जब उन्होंने देखा कि जियान ने सच में कंपटीशन छोड़ दिया है। अब जो शोगेट से दुश्मनी रखने वाले कुछ ग्रुप्स थे उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है, क्योंकि इस तरह उस टाइम लिटिल फेरी डॉक्टर ने जॉली के साथ जिस तरह से विनम्रता पूर्वक बात की थी और उससे बाकी लोगों की जल गई थी, अब वे लोग ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। अब जॉली देखता है कि उस एल्केमिस्ट ने हार मान ली है। अब जॉली भी थोड़ी फीकी स्माइल के साथ फर्स्ट एल्डर सुकियान की ओर देखता है। अब अरे भाई, फर्स्ट एल्डर सुकियान भी क्या कर सकता था। हाँ, माना कि वह स्ट्रांग पर्सन था, लेकिन उसको भी पता था कि हमने बोली लगाकर उस टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट और उस कुलीन दोजोंग को नाराज कर दिया है। और दोस्तों, ये पक्की बात है कि अब जॉली के बोली लगाने के बाद वीआईपी सीटों पर बैठे कोई और बोली नहीं लगाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग शोगेट को उस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट की इंसल्ट करते हुए देखकर बहुत खुश थे, इसलिए वे इस मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब ये रूलर दाऊ टेक्निक्स एक जलते हुए कोयले की तरह बन गई थी। जो पहले उसे हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जो अब ये टेक्निक्स लेना चाहेगा वो इस एल्केमिस्ट और इस लड़की से दुश्मनी मोल ले लेगा। और अब यह 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक्स जॉली को 3,100,000 गोल्ड कॉइन में दे दी गई। अब इस टाइम जो नीलामी के लिए जो वस्तुएं सामने आई थीं, उन्हें पहले से ही हाई लेवल की वस्तुएं मानी जा सकती थीं, क्योंकि उन चीजों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत महंगी थी। इसलिए बहुत से लोग बस इस नीलामी को देख ही रहे थे। अब जियान ने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के लिए बोली लगाने के बाद शायद ही कभी बोली लगाई हो। कभी कभी जियान ने कुछ बोलियां लगाई क्योंकि उन्हें कुछ रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स पसंद आए थे। हालांकि उनकी कीमतें महंगी थीं, लेकिन उन पर बहुत अधिक कंपटीशन न होने के कारण उन्हें हासिल कर ही लिया। और अब इसी तरह जियान ने अपनी जेब से 3 मिलियन गोल्ड कॉइन खर्च कर दिए। जब जाकर उसके हाथ में कुछ रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स आए, अब जियान ने कुछ देर सोचने के बाद उसकी सबसे बड़ी उम्मीद इस नीलामी में रैंक 7 स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को ढूंढना था, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन्स बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जब वे इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को प्राप्त करने के बाद जो बचेगा वह होगा टायर लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर। अगर जियान को इस नीलामी में वो भी मिल जाता है तो उन्हें फिर टायर लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट प्राचीन काल से एक रहस्यमय बीस्ट है, और रैंक 7 पर तो आने पर कोई भी बीस्ट अपनी बुद्धि का यूज कर सकता है और ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाता है, और ऐसे बीस्ट का कोर प्राप्त करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए जियान बस उसके बारे में सोच सकता था। अब यह नीलामी धीरे धीरे अपने एंड के करीब पहुंचने वाली थी, और उसे वह चीज दिखाई नहीं दे रही थी जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जानती थी कि जियान इस नीलामी से मेरी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक दोनों वस्तुओं को इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहा है। अब जियान एक स्माइल के साथ मंच की ओर देखने लगता है। इस समय नीलामी धीरे धीरे समाप्त होने के करीब पहुंच गई थी, इसलिए इस समय जो नीलाम वस्तुएं सामने आई थीं, वे अधिकतर कीमती वस्तुएं थीं। जैसे जिस वस्तु की नीलामी की जा रही थी
वह डार्क शैडो स्किल नाम का एक स्क्रॉल था। यह एक डी क्लास मिडिल लेवल डार्कनेस एफिनिटी क्यूई विधि थी। ऐसी क्यूई विधियों का मूल्य आमतौर पर बहुत अधिक होता है और इस डार्क शैडो स्किल स्क्रॉल की कीमत पहले ही कुछ बड़े ग्रुप्स ने बोली लगाकर 8 मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुंचा दिया था। अभी कहा नहीं जा सकता था कि यह कीमत और भी बढ़ेगी और इस टाइम इस डी क्लास टेक्निक्स की कीमत कम नहीं थी और जियान ने भी अपनी डी क्लास लो लेवल दाओ स्किल 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की कीमत भी इसी कीमत के आसपास खरीदी थी। लेकिन जियान को इस डार्क शैडो स्किल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले ही फ्लेम मंत्रा था और जियान के लिए उन टेक्निक्स को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं था। जब उसका फ्लेम मंत्रा अपग्रेड होगा तो जियान की पावर्स निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और अगर जियान को अपने फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करना है तो उसे और हेवनली फ्लेम्स ढूंढनी पड़ेगी। तभी जियान उस हेवनली फ्लेम्स को याद करते हुए एंशिएंट मैप्स के फ्रैगमेंट्स के तीनों हिस्सों के बारे में सोचने लगता है जो उसकी स्टोरेज रिंग में रखे हुए थे। लेकिन जियान को अभी भी मैप्स के आखिरी हिस्से के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। इसके अलावा वह पिछली बार की तरह भाग्यशाली नहीं था जब उसे नीलामी के दौरान एक हिस्सा मिला था। अब जियान अपने मन में कहता है कि मैं चीजों को धीरे धीरे ही ढूंढ सकता हूं और टाइम आने पर मैं फर्स्ट एल्डर सुकियान से पूछूंगा। उन्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। यह पॉसिबल है कि उसके पास दाओकी कॉन्टिनेंट में कुछ हेवनली फ्लेम के ठिकाने के बारे में कुछ जानकारी हो। अब जियान को अपने साथ मास्टर याओ लाओ को ना रखने की आदत पड़ गई थी और अब जियान के पास जितनी पावर्स है उसे देखते हुए अब मास्टर याओ लाओ की पावर्स उधार लेने की जरूरत नहीं थी। और मास्टर याओ लाओ का महान ज्ञान कुछ ऐसा था जिसकी जियान कभी तुलना नहीं कर सकता था। और ये दाओकी कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था और इसके अंदर कई राज छुपे हुए थे। लेकिन जियान एक ऐसा दोहोंग एक्सपर्ट्स था जो केवल जियामा एम्पायर और ब्लैक कॉर्नर रीजन में ही घुमा था और ये दोनों एम्पायर दाओकी कॉन्टिनेंट की तुलना में काफी छोटे थे। और शायद अब जियान का इस दाओकी कॉन्टिनेंट में घूमने का टाइम आ गया था क्योंकि दाओकी कॉन्टिनेंट ही ऐसी जगह थी जहां पर जियान अपनी पावर्स को बढ़ाकर उस मिस्टीरियस होल ऑफ सोल्स से मुकाबला कर सकता था। और ऐसा वो तभी कर पाएगा जान वो दाओकी कॉन्टिनेंट को पार करके ही कर पाएगा। उससे पहले उसे अभी भी इस जगह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की जरूरत थी। 9,700,000 नीलामी मंच से एक तेज चीख ने जियान को उसके दिमाग चल रही बातों से जगा दिया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि डार्क शैडो स्किल को पहले ही एक बंदा 9,700,000 गोल्ड कॉइन में खरीद चुका था और कीमत कोई आम कीमत नहीं थी। अब जियान वहां देखता है जहां पर बोली लग रही थी। जब जियान ने उस डार्क शैडो स्किल को खरीदने वाले भूरे बालों वाले चील जैसी नाक वाले बुढ़े को धीरे धीरे बैठे हुए देखा। और दोस्तों, इस बुढ़े का नाम तो अभी नहीं लिया गया है, लेकिन मैं इस बुढ़े का शॉर्ट नाम ईगल एल्डर लूंगा जब तक इसका रियल नेम पता नहीं चलता है। अब जियान ने उस ईगल एल्डर की ओर ध्यान से देखने पर पता चला कि यह ईगल एल्डर उन दो आभाओं में से एक था जिसे जियान की आध्यात्मिक शक्ति ने पहले महसूस किया था। अब जियान कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि वह किस ग्रुप से है और मुझे लगता है कि ये ईगल एल्डर भी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाने के लिए यहाँ आया है। अब दूर वीआईपी सीट पर बैठे ईगल एल्डर को जब ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी के अपने पीछे से देखने का एहसास हुआ तो उसने तभी मुड़कर देखा तो वह जियान था जिसका पूरा शरीर एक काले लबादे कपड़ों में ढका हुआ था। और उस ईगल एल्डर ने अपना सर जियान और उसके पास बैठी लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर हिलाया। अब जियान उस ईगल एल्डर को देखकर हैरान हो गया और उसने कहा कि इस बुढ़े की कितनी तेज इंद्रियां हैं और मुझे इस ईगल एल्डर को देखने से लग रहा है कि अगर ये एक कुलीन दोजोंग नहीं है तो इसके पास जरूर कोई खतरनाक पावर्स है। अब जियान ने धीरे से अपनी निगाहें उस ईगल एल्डर से हटा लीं और जियान का मन थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि इस बार बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाने में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंटरेस्टेड है और इन सभी एक्सपर्ट्स से बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को छीन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब आगे जिस वस्तु की नीलामी होने वाली है वह कुछ अजीब सी थी और इसने बहुत सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। नीलामी मंच पर सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपने माथे से पसीना पोंछकर हंसते हुए अपना हाथ हिलाया और तभी उसके पीछे की जमीन धीरे धीरे खिसक गई और 10 हट्टे कट्टे आदमी एक सफेद कपड़े से ढकी हुई एक बहुत बड़ी वस्तु ले आए और वे धीरे धीरे मंच पर चढ़ गए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी डिटेल्स में जाने की क्या जरूरत है। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में वीडियो अच्छी नहीं लगती तो मैं शॉर्ट में नोवेल एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे यह होगा कि ये जो नीलामी चल रही है ना, बस 5 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है।
अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।